हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टॉपिक्स के सेकंड पार्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हमारी गेस्ट मिस प्राची गक्खड़ आज भी मौजूद है कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए, कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं मैम से और कुछ सवाल आपके अपने इस दोस्त, अपने होस्ट रौनक जैन के साथ। इस सेकेंड एपिसोड को शुरू करते हैं। यू आर अ मदर एंड अ गार्जियन टू। सो मैं आपसे एक सेंसिटिव इशू पर बात करना चाहूँगा। जनरली वी सी दैट फीमेल्स एंटरिंग एडोलसेंस फेस प्रॉब्लम्स regarding onset of their monthly cycles. Then at times they don't get that moral support from their families, which they need the most. So what guidance you would like to share about this? देखिए रौनक जी, दिस इज़ वेरी फीमेल सेंसिटिव इशू, बट इक्वली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। बहुत ज़रूरी है इस पर कि हम विचार विमर्श करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक टर्म है पुबर्टी। ये सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पुबर्टी। पुबर्टी एक्चुअली इज़ अ स्टेट विच ह्यूमन बॉडी अंडरगोज, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल। एक ऐसा स्टेज आता है उनकी लाइफ में जब वो टीनेज में एंटर करते हैं या करने वाले होते हैं, एट द ऑनसेट ऑफ टीनेज, वेयर देयर बॉडी अटेन्स सेक्शुअल मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, वेयर देयर बॉडी बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो पुबर्टी, इफ यू टॉक अबाउट फीमेल चिल्ड्रन, so those adolescents, female adolescents, they generally get on an average age of say at the age of 12 or 13, but in these times हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के जो फीमेल चिल्ड्रन हैं, फीमेल एडोलेसेंट्स हैं, तो उनको 10 या 11 ईयर्स में भी कुछ को ये स्टार्ट हो जाता है। तो इट ऑल कम्प्लीटली डिपेंड्स कि हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस इम्पोज्ड बाय द हॉर्मोन्स, बाय द हार्मोनल चेंज। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीनेजर्स, फीमेल टीनेजर्स। तो जहाँ पे अर्बन एरियाज़ में तो हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं अपनी मदर्स के साथ, इवन अपने फादर्स के साथ एज वेल, सो दे डिस्कस द टॉपिक्स, बट दिस इज़ वेरी सेंसिटिव इशू बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड लॉट ऑफ पैनिक इज़ देयर। एक साइकोलॉजिकल पैनिक होता है लड़कियों के मन में। वेदर वो टीवी पे एड्स देखते हैं कि सैनिटरी नैपकिन का एक ऐड आता है, तो उनको एक क्यूरोसिटी होती है, ये क्या है, क्यों इसको अप्लाई करते हैं, कैसे होता है मैकेनिज्म एंड ऑल। सो दे स्टार्ट डिस्कसिंग विद ईच अदर, और उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं उनके माइंड में, गलत फहमियाँ होती हैं, मिथ्स होते हैं। सो दे जस्ट कैरी ऑन विद ऑल दोज थिंग्स। रादर वो लोग इसको ओपनली डिस्कस करते भी नहीं हैं और करना चाहते भी नहीं। वो इसका सोल्यूशन फ्रेंड्स के अंदर ढूंढते हैं, बट दे फॉरगेट कि फ्रेंड्स भी तो उसी स्टेज में हैं। फ्रेंड्स से उनको क्या गाइडेंस मिलेगा? गाइडेंस दे कैन गेट फ्रॉम अडल्ट्स, या तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, या मदर इज़ द बेस्ट इन दिस केस। सेकेंड सिचुएशन में बात करूँगी रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। फीमेल्स के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है। वहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल ओपन अप नहीं होती हैं, बिल्कुल बात नहीं करती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं उसको सोच के। उनको कुछ पता ही नहीं होता है, अवेयरनेस ही नहीं होती है। दे आर कन्फाइंड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ देयर हाउस डूइंग द डोमेस्टिक हाउस होल्ड शोर्स। सो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको बिल्कुल पता नहीं होता है। उनके लिए आई मस्ट से कि जो गाँव के अंदर जो लोकल आंगनवाड़ी होता है, उसमें देर आर मेनी फीमेल स्टाफ जहाँ वो बच्चे पढ़ने भी जाती हैं, तो वहाँ से भी दे कैन सीक गाइडेंस। और वहाँ की जो टीम है लोकल लेवल पे, तो दे शुड क्रिएट अ सर्वे काइंड ऑफ अ थिंग कि जहाँ पे एडोलेसेंट फीमेल्स हैं, तो दे शुड कम अप विद द बेसिक सैनिटरी नैपकिन किट्स, एंड दे मस्ट प्रोवाइड गुड काइंड ऑफ काउंसलिंग। एक मास काउंसलिंग उनको करना चाहिए एट देयर ओन प्रेमाइसेस। टॉकिंग अबाउट अर्बन गर्ल्स, यहाँ मैं कहूँगी कि मदर्स शुड बी अ ग्रेट रोल प्लेयर्स इन दिस। जैसे मैं अपने केस की बात करती हूँ, आई ऑल्सो हैव अ डॉटर। तो मेरी डॉटर जब क्लास 7th में थी, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ हर अकेडमिक सेशन, एंड आई न्यू दैट शी इज़ गोइंग टू एंटर इन क्लास 8th स्टैंडर्ड में वो आने वाली है। तो मैंने तभी से उसको स्टार्ट किया ये प्रोसेस। मेंटली मैंने उसको बताना धीरे धीरे स्टार्ट किया
कि सैनिटरी नैपकिन है, ऐसे है वैसे है. एंड फॉर्चुनेट इनफ आज के टाइम में तो आपके पास यूट्यूब है, विजुअल्स हैं, वीडियोज़ हैं. तो आई शोड हर सम ऑफ द एनिमेटेड वीडियोज़ ताकि वो अनकम्फर्टेबल ना हो. मैंने उसको कोई रियल वीडियो नहीं दिखाया, मैंने उसको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाया जिसमें आई शोड द 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ इट वर्क्स. वो मैंने उसको पूरा समझाया डिटेल में. तो उसको पता चला ओवरीज क्या है, ओवुलेशन कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स द होल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स. सो शी अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड शी डिडंट गेट अनकंफर्टेबल. वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि मैंने उसके माइंड को कंडीशन करना पहले से ही स्टार्ट किया. इट्स नॉट लाइक दैट आई वॉज नॉट वेटिंग कि उसको पहले पीरियड्स होंगे मैं तब उसको बताऊंगी. नो, आई स्टार्टेड टेलिंग हर द थिंग्स व्हेन आई वॉज सपोज्ड कि किसी भी टाइम शी कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस. सो मैंने उस चीज़ को, उस प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले ही उसको गाइडेंस देना धीरे धीरे स्टार्ट किया. इट वॉज नॉट इन वन डे आई जस्ट गेव हर ऑल द गाइडेंस. आई जस्ट स्टार्टेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे मैंने बताया उसको ये सारी चीज़. तो ये फीमेल मदर्स, जो फीमेल चाइल्ड होता है, तो एक मदर की ये जिम्मेदारी बनती है, वो पढ़ी लिखी है या नहीं भी पढ़ी लिखी है, डजेंट मैटर एट ऑल. आपकी अगर बच्ची है, आपकी बिटिया है, तो आप उसको धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल कीजिए, उसको बताइए, उसको गाइड कीजिए. इसमें पेन भी होता है और इसमें ऐसे भी होता है, इतने दिन का प्रोसेस होता है. सो आई गाइडेड माई डॉटर प्रेटी वेल एंड शी वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड. वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि when she will confront this situation, तो how she has to deal with it, she was completely prepared. So this is what I have to say. और कई बार होता है कि ठीक है, द चाइल्ड इज अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, मदर नहीं है या मदर इज अवे, तो इन दैट केस तो fathers also have to be participative in this discussion. If they feel that okay, mother is not around, so they have to play that role. तो वहाँ पे fathers को भी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो भी अपने बच्चों के साथ, अगर उनको गाइडेंस चाहिए, मम्मी नहीं है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं. The most difficult challenge as an English language trainer you usually face is? This is an extremely interesting question that I would love to answer. आपने पूछा कि the most difficult challenge as an English language trainer. So here I would say not one, 2 challenges मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी. The first one is, that is the basic one, जहाँ से आपका लर्निंग साइकिल स्टार्ट होता है. That is the learning need level को assess करना. Whosoever is a student, उसका एक लर्निंग नीड क्या है, उसको assess करना एक्यूरेसी से. That is very important. And you need to judge the psyche of your student. That is an art. Really it is an art कि आपके स्टूडेंट का psyche क्या है, उसका लर्निंग पेस क्या है. All students have different learning psyches and mindset. सबका माइंडसेट अलग होता है. अगर आप सबको एक ही माइंडसेट से डील करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव सक्सेस इन ट्रेनिंग देम. सो द सेकेंड चैलेंज आई वुड लव टू टॉक अबाउट, दैट इज़ द MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस. सो मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये होता है कि हम सब इंडिया में जैसे देखते हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. सो यहाँ पे जो लोकल पीपल, जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनकी लैंग्वेज में जो उनका लोकल प्रोनाउंसिएशन टच होता है वो रिफ्लेक्ट होता है. तो हम लोग तो विद इन सेकेंड्स पकड़ लेते हैं कि ये पर्सन इज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट. हमें पता है कि किस स्टेट का पर्टिकुलर MTI में वो किस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं. जैसे आई वुड से कि पीपल फ्रॉम सदर्न इंडिया स्टेट्स M को यम बोलेंगे, N को यन बोलेंगे. करेक्ट करना पड़ता है, नो यम नहीं, इट्स M, इट्स N, ऐसे करके हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं. एंड जैसे पीपल फ्रॉम बिहार और पंजाब, असम, जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं प्रोनाउंसिएशन को लेके. जैसे एक सफिक्स की बात करूँगी, शन. जैसे हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन, सन बोलते हैं वो उसको. तो वी जस्ट करेक्ट देम कि सन नहीं है, ये शन है. तो कुछ बच्चे तो जल्दी से पेसअप कर लेते हैं एंड कुछ ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, सीधे साधे हैं बेचारे, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आए हैं, सीखना है, बहुत एंग्जाइटी होती है, तो उनको थोड़ा सा सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत प्रैक्टिस कराते हैं हम उनको. एक हमारा ट्रेनिंग में एक सेशन ऐसा होता है जहाँ पे हम एक्सेंट की प्रैक्टिस कराते हैं. लिटरली हम लोग पेन को जॉज के बीच में फिक्स करते हैं, टीथ के बीच में पेन को ऐसे डाल के टीथ से उसको लॉक करते हैं. उसके बाद हम बोलते हैं अब इस वर्ड को आप बोलिए, तो एक्सेंट वेरिएशन देता है. लाइक इंडिया में हम लोग नॉर्मल CAR कार, आर को हम प्रोनाउंस करते हैं कार. यहाँ का जो बच्चा बोलेगा माई डैड बॉट अ न्यू कार, वो ऐसे बोलता है.
लेकिन अगर हम इसको ब्रिटेन एक्सेंट से बोलते हैं, माई डैड बॉट अ न्यू कार, तो वो क को ख बोलते हैं, के और एच ब्लेंड होता है, इसमें दोनों कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड होते हैं. इट्स कार, इट्स नॉट कार, इट्स कार, लाइक दिस. सो इस वे से भी हम एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग देते हैं. तो बहुत डायनामिक है लैंग्वेज में. जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, एक्सेंट की बात करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डायनामिक एस्पेक्ट टू ट्रेन, और बहुत मज़ा भी आता है इसमें. प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आप कितना सेटिस्फाइड हैं एज अ टीचर एंड ट्यूटर योरसेल्फ? Education is really something that is the prominent core of an individual. If we talk about in terms of success, growth, development, everything. So इस aspect को तो हम ignore कर ही नहीं सकते हैं. Talking to the Indian education current system, I would say it is the British age-old system, which I would say is a complete misfit in many parameters. It is literally failing in some walks of education chords. So सबसे पहले बात करते हैं कि we must be knowing that due to the influence of Britishers, we adopted English education system. On the recommendation of the Education Commission, जो 1964 से 66 इस ड्यूरेशन का टाइम था, so we had to adopt this 10+2+3 pattern of education. This means a study of 10 years school, then 2 years of junior school, आजकल +2 हमारा up to school level हो गया है. उसके बाद then under graduation 3 years of जो post 12th हम लोग करते हैं. Now the world has changed in the last decade. Everything has become dynamic. Every now and then we people have to come across with some new and sudden changes. So this age-old education system doesn't suit it at all. But our Indian students, they are still under the oppression to follow. They are still bound to follow this system. Present day generation के बच्चों से अगर हम पूछें तो आज उनको महाभारत, रामायण, इनके कैरेक्टर्स कौन हैं, इनमें कौन कौन लोग थे, इनको वो भी नहीं पता. हमारा जो इंडियन कल्चर है वो वेदास, स्क्रिप्चर्स, इन सब से जुड़ा हुआ है. सो गुरुकुल सिस्टम में ये सब चीज़ें सबको पता थी. बहुत वास्ट लेवल पे नॉलेज दिया जाता था और बच्चे उसको लर्न करते थे. उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती थी. इतने बड़े बड़े श्लोकास, स्क्रिप्चर्स वो याद करते थे. सो बहुत सारा ज्ञान था उनको जो आज के टाइम में हम लोग नहीं इम्पार्ट कर पा रहे हैं अपने सिस्टम में. तो क ख ग भी नहीं याद करते हैं लोग. अगर आप उनसे किसी सेलिब्रिटी का नाम पूछें, दे विल बी रिस्पॉन्सिव विद अ क्विक आंसर. विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो बता देंगे ये सेलिब्रिटी है. इंटरनेट पे ये एक बहुत ही फेमस फिगर है, ये लाइमलाइट में. जो बेसिक डिफरेंशियल लाइनअप है विच इज़ रियली डिमार्किंग आवर इंडियन एजुकेशन फ्रॉम द फॉरेन सिस्टम, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेशन बॉडीज़ के लिए. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन एजुकेशन, दैट इज़ मोर थ्योरी रिलेटेड. थ्योरी बेस्ड लर्निंग है, पूरा रोट लर्निंग सिस्टम है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में रटाफिकेशन कहते हैं, जिसको मैंने एज ओल्ड एजुकेशन कहा. उसका प्रैक्टिकलिटी से कोई रिलेशन नहीं है. मैनी अ टाइम्स द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स, they know that it is rote learning based and it is of no substantial stuff, but they are bound. वो क्या कर सकते हैं इसमें, उनको सिस्टम फॉलो करना है, वो कर रहे हैं out of their heart. Whereas foreign education system is very practical, it's very dynamic, it's very nice. It is completely based on practical aspects of learning, and that allows complete creativity in education, which is lacking in our Indian education system. सेकेंडली हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन को जिस तरह से लोग देखते हैं, इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी, आई वुड से. इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूटीन. लाइक एवरी इंडियन मस्ट गेट अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग और मेडिकल स्ट्रीम, वेदर यू लर्न समथिंग और नॉट. लर्निंग है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है. आपके ग्रेड्स क्या बोलते हैं पेपर पे, दैट मैटर्स, वो मैटर करता है. सो इट इज़ अगेन completely against your intelligence growth. Whereas in foreign countries, education एक learning process होता है.
In foreign education curriculum, it contains everything, taking from arts to sports along with studies. उसका एक perfect blend होता है उनका curriculum के अंदर. For an example, US has sports, arts, music and theatre. उनके syllabus में सब चीज़ें हैं. ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया focuses more on sports. They have cricket, hockey, boxing in their college curriculum. Whereas Indian education system only emphasize on studies. इंडिया में एक फाइट कॉमन है, दैट इज पैशन वर्सेस प्रोफेशन. What we learn in curriculum differs from the practical scenario. Grades decide our fate and passion gets drowned. As a trainer, how do you look upon it? And lastly, we Indians, we believe in grades and certificates. We believe in taking admission in top IITs and firms. जबकि फॉरेन कंट्रीज वो लोग विश्वास रखते हैं स्किल्स पर, स्किल डेवलपमेंट पे वो लोग काम करते हैं. दे डू नॉट केयर अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन. दे सी इज़ वॉट यू लर्न ड्यूरिंग योर स्कूलिंग. आपने क्या सीखा अपनी स्कूलिंग के दौरान, दैट इज़ मच मोर एम्फसाइज्ड. सो पैशन वर्सेस प्रोफेशन, जैसे अभी आपने एक टर्म यूज़ किया अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल देती हूँ. इंडिया के अंदर सभी स्टूडेंट्स इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि वो अपने पैशन को प्रेफरेंस दें ओवर देयर प्रोफेशन. जैसे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, एवरीवन नोज दिस फेमस पर्सनालिटी. ही गॉट गवर्नमेंट जॉब इन रेलवेज, बट ही किक्ड इट ऑफ just to give space to his passion. And उस time he didn't know that what he would do, whether it will be lucrative for him or not, career उनका कितना sustain करेगा, कैसा होगा. He just followed his passion. There are many other examples like him. But ऐसा risk सभी लोग नहीं ले पाते हैं. उनके अंदर उतना स्पार्क नहीं है, या फैमिली प्रेशर बहुत होता है, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है, दैट वी हैव स्पेंड सो मच मनी ऑन यू, तुम्हें यही करना है, इसी फील्ड में जाना है. तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रेशर ऑन देयर माइंड. बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं बच्चे, कह नहीं पाते हैं बट करना है उनको. सो दिस इज़ अगेन वेरी बैड थिंग. तो आई वुड से हेयर कि इन टर्म्स ऑफ अपडेशन इन आवर करिकुलम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से ऑल्टर किया जाना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए इस चीज़ को, कि पैशन शुड बी गिवन अ प्रॉपर स्पेस, जस्ट लाइक फॉरेन एजुकेशन सिस्टम जो अभी हमने पहले बात किया. सो पैशन शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम सक्सेसफुली. देयर मस्ट बी डाइवर्सिफाइड चॉइसेस, कि जो स्टूडेंट हैं वो ऑप्ट कर सकें कि दिस इज़ आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सो उस पर्टिकुलर क्लब में दे शुड ज्वाइन एंड दे शुड एनरिच देयर सेल्फ इन दैट, दे शुड डेवलप देम सेल्व्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करूँगी. फिर से थोड़ा सा एंशिएंट टाइम में जाना चाहूँगी, जब इंडिया में होता था गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो दिस इज़ रियली द बेस्ट सिस्टम, जो बिल्कुल अभी कह सकते हैं कि इट हैज़ कम्प्लीटली एक्सटेंडेड और इट हैज़ डिसअपियर्ड, इट हैज़ वैनिश्ड. बट एक्चुअल जो हमारा इंडियन गुरुकुल सिस्टम था वही बेस्ट था, बहुत अच्छा सिस्टम था. फुल ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी was done in gurukuls. Students were really inspired to utilize the spiritual powers for the development of their culture. Self-study was given emphasis. And ऐसी एक stage थी called manana, एक term है manana, which means कि students had to think themselves. उनको खुद सोचना है. गुरु ने जो शिक्षा दिया उन्होंने दे दिया, उसके बाद वो खुद उसको इंकलकेट करके देखते थे, इम्प्लीमेंट करके देखते थे ऑन देयर ओन, जो उन्होंने सुना. तो सेल्फ स्टडी पैटर्न था, बहुत अच्छा पैटर्न था. मेन फोकस जो गुरुकुल्स का था वाज ऑन इम्पार्टिंग लर्निंग टू द स्टूडेंट्स इन अ नेचुरल सराउंडिंग, जिनको रेजिडेंशियल स्कूल्स भी कहा जाता था. तो बच्चे जाते थे, जो आश्रम्स होते थे, गुरुकुल्स होते थे वहाँ पर, एंड देयर वाज नो काइंड ऑफ पार्शियलिटी. वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े रॉयल फैमिली के बच्चे जाते थे, व्हेन दे वर द प्यूपिल्स, they had to wear simple clothes of hermits, they had to do penance, they had to survive themselves in forest environment, in outdoors उनकी classes होती थी.
they were deprived of all the comforts in order to practice self-control and patience, जो बहुत ज़रूरी था और अभी भी है, जो आजकल के बच्चों में नहीं है, क्योंकि आजकल का सिस्टम उनको सिर्फ मशीन्स बना रहा है, machines with brains but without hearts. So this is really a very bad thing. आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके कल्चर से जोड़े रखे, आपके ह्यूमन इंस्टिंक्ट को पॉलिश करे, आपके मॉरल वैल्यूज़ को नरिश करे, जो मैकॉलियन ब्रिटिश सिस्टम जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं उसमें कहीं भी नहीं है. वी आर जस्ट कन्वर्टिंग आवर स्टूडेंट्स इनटू मशीन्स विद ब्रेन्स नॉट हार्ट्स. बट गुरुकुल सिस्टम में दे मेड देयर प्यूपिल्स प्रैक्टिस मॉरल कंडक्ट, गुड बिहेवियर, गुड रिस्पेक्ट, फैमिली वैल्यूज़ एंड मैनी थिंग्स. सब कुछ होता था उसमें. And they gave proper room to language, science, mathematics, discussions, self-learning, skills, archery, architecture, wrestling, trade, handicrafts, art, music. सब कुछ होता था वहाँ पर, सब कुछ. Everything was covered in the curriculum of Gurukuls. Discipline was given लॉट ऑफ रूम. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे बच्चे गुरुकुल सिस्टम में. सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ प्रैक्टिस, एवरीथिंग वाज एम्फसाइज्ड. बहुत पेशेंस होती थी बच्चों के अंदर. सो रियली आई वुड से कि आवर सिस्टम, दिस प्रेजेंट मैकॉलियन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ ब्रेक थ्रू, नीड्स अ रिवोल्यूशनरी चेंज, जिसमें हम अमेलगमेट कर सकते हैं, blend कर सकते हैं our own Gurukul education system along with that some good aspects of Western education system, so that we can get a nice configuration of curriculum that is really going to change the lives, the perspectives of our students. छोटी सी थी बातें सभी, छोटी सी थी सोच, आज आपसे जाना है कहाँ पड़ी थी हम में मोच. आपकी इन बातों को सुनकर सच कहूँ ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, शायद हमें यहाँ अपने बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पड़ाव ऐसे है ज़िंदगी के जहाँ हम बड़ों के नज़रिए से देखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की उस वक्त की ज़रूरत क्या है. और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप को शायद यही बढ़ाता है. पर आज आपसे काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ बातें करी और बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम. और हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैम का साथ हमारे साथ बना रहेगा थर्ड एपिसोड में भी, जो कि बहुत जल्द आएगा. पर यहाँ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे फिर से थर्ड एपिसोड के साथ. तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, जानते रहिए. तब तक के लिए सायोनारा. प्रोफाउंड राइटर से जुड़ने के लिए अनेकों तरीके हैं, जिसमें से कुछ हैं आप प्रोफाउंड राइटर्स ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. आप लिंक्डइन पर प्रोफाउंड राइटर्स को सर्च करके वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं. प्रोफाउंड राइटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट को आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं. प्रोफाउंड राइटर्स PW मेलोडी स्टार्स के नाम से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आप पॉडकास्ट चैनल मिलेगा आपको, वो आप सुनकर आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं. नोजोटो पर प्रोफाउंड राइटर्स को आप सर्च करें और वहाँ से भी आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं. ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें कोरा भी शामिल है, ट्विटर भी शामिल है, टम्बलर भी है और कुटुंब ऐप भी है. ऐसे अनेकों ऐप पर प्रोफाउंड राइटर्स मौजूद है. फेसबुक पर भी है. आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, प्रोफाउंड राइटर्स को सर्च करिए और हमसे जल्द से जल्द जुड़िए और इस सुहाने सफ़र का हिस्सा बनिए. क्या पता आपका एक्सपीरियंस कल कितने लोगों का मार्गदर्शन करेगा. हम इंतज़ार है आपसे जुड़ने का. फिर किसका आप इंतज़ार कर रहे हैं? जुड़े रहिए और जल्दी मुलाकात होगी आपसे थर्ड एपिसोड में. तब तक के लिए सायोनारा.